Welcome back to this next video of AS26. Now, in this video, we are just going to summarize what we have done till now, and we'll also take up some important questions in this. Okay. So, we have already seen AS26 किससे डील करता है, आपने ऑलरेडी देख लिया है। जो मेन इसका पर्पस है वो ये है कि कब इंटेंजिबल एसेट को आपने रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेजर करना है और कैसे आपने उसका डिस्क्लोजर करना है, राइट। सभी एंटिटीज को अप्लाई है ये स्टैंडर्ड जिनको इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अकाउंट फॉर करना है। लेकिन कौन कौन से इंटेंजिबल्स कवर्ड नहीं, वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ इंटेंजिबल्स आल्सो, दैट इज दोज इंटेंजिबल्स व्हिच आर कवर्ड बाय अनदर स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल AS14 गुडविल, AS21 गुडविल और AS2 इन्वेंटरी, or when any other AS is dealing with this kind of intangible asset. Okay. Lease, like we saw, then financial assets which are dealt by special Ind AS, then mineral rights expenditures जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स से डील होते हैं, एंड intangible assets जो कि इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज में राइज होते हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद पॉलिसी होल्डर्स, and the expenditure in respect of employee termination benefits which is dealt by AS15, and voluntary retirement benefits VRS which is dealt with by usual general principles of accounting. तो इंटेंजिबल एसेट क्या है ये भी हमने देखा। हमने देखा कि आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट होता है, आइडेंटिफाइल भी है, नॉन मॉनिटरी भी है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस भी है। और हमने इसको किस लिए रखा हुआ है, बिकॉज वी वांट टू इधर प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ दिस, or we want to supply goods with the help of this, or provide some services, or we have to rent it to others, or we are using it for administration purposes. ठीक है। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हैं लेकिन उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है और नॉन मॉनिटरी है। ठीक है। नाउ आइडेंटिफाइबल कब होता है, जब वो डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम गुडविल माना जाएगा, यानी कि जब वो सेपरेबल फ्रॉम गुडविल होगा तो हम उसको आइडेंटिफाइबल मानेंगे। और सेपरेबल कब माना जाएगा, जब आप उसको सेल कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे किसी एसेट के साथ इंडिपेंडेंटली, विदाउट डिस्पोजल ऑफ अदर एसेट्स। यानी ये नहीं है कि इसको सेल करना है तो इसका मतलब मुझे तीन चीजें और जो उसके साथ लिंक्ड हैं या जिसके साथ ये लिंक्ड है उसको भी सेल, रेंट या एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है। सो पहली बात, इंटेंजिबल एसेट को आइडेंटिफाइबल होना है, दैट मीन्स इट शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम गुडविल। ठीक है। Second, it should be separable. That is, you are able to sell, rent, or exchange it without any other asset being involved in that. एंड एक चीज हमने और देखी थी कि सेपरेबिलिटी जरूरी नहीं है अगर आपके पास और अदर वेज हैं आइडेंटिफाई करने के, जैसे कोई लीगल राइट है आपके पास एक्सक्लूसिव, वो भी। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट कर सकते हैं ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अनदर एसेट। तो कई बार ऐसी सर्कमस्टांसेस में भी हम उनको सेपरेबल मानते हैं अगर उसमें ऐसा कुछ कैरेक्टर हो तो। एंड नॉन मॉनिटरी एसेट क्या होता है हमने देख लिया था, इट्स नॉट अ मॉनिटरी एसेट। दैट इज, मॉनिटरी एसेट्स क्या होते हैं, मनी हेल्ड, एंड जो भी एसेट आपको मिलने हैं इन अमाउंट ऑफ मनी जो कि फिक्स्ड है या डिटर्मिनेबल है, एसर्टेनेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैड सीन, देखिए जहां हमने देखा कि आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था, ये हमने देखा कि नॉन मॉनिटरी एसेट होना चाहिए। तो इसका तीसरा जो हमारा लेग है वो ये है कि इट शुड बी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यानी उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए उस इंटेंजिबल एसेट का, उसको आप टैंजिबल फॉर्म में टच फील सी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जरूर है कि कुछ इंटेंजिबल एसेट्स किसी कंटेनर में होंगे या किसी फिजिकल सब्सटेंस में हो सकते हैं, जैसे सीडी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका सीडी में होगा। ठीक है। कोई लाइसेंस है या पेटेंट है, उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा। मोशन पिक्चर्स के केस में फिल्म। तो यूजुअली ये हो सकता है कि कोई एक इंटेंजिबल एसेट किसी टैंजिबल ऑब्जेक्ट में हो। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान देना कि कंटेनर की वैल्यू यूजुअली हम इमटेरियल मानते हैं। इवन दो कंटेनर का एक फिजिकल सब्सटेंस होता है, हम उसको इंटेंजिबल एसेट का ही हिस्सा मानते हैं। ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी उसी में इंक्लूड करते हैं। दैट इज रिटन हियर, इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। एंड दिस ऑल्सो वी हैड सीन कि एसेट की टैंजिबल और इंटैंजिबल दोनों एलिमेंट्स होती हैं कई बार, जो कि प्रैक्टिकली सेपरेबल नहीं होती हैं। तो इस केस में आप प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रीडोमिनेंट है। अगर इंटैंजिबल एलिमेंट इंपॉर्टेंट है तो आप उसको इंटैंजिबल एसेट मानते हैं और इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उसको अकाउंट फॉर करते हैं। और टैंजिबल एलिमेंट इंपॉर्टेंट है तो आप उसको टैंजिबल मानते हैं और AS10 के हिसाब से
सब्जेक्ट टू फिक्स्ड एसेट डेफिनेशन आप कंसिडर करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। Now, in this case, Indu Limited has purchased a chip and operating system, that is MS Office, for its server for 20 lakh and 5 lakh respectively. So, chip is for 20 lakhs and operating system is for 5 lakhs. Okay. Now, computer chip, as is mentioned here, it has both tangible and intangible elements. अकाउंटेंट के पास ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वो आपसे मदद मांग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या देखिए कि एज पर AS 26 व्हेन एन एसेट कंटेन्स बोथ टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एलिमेंट्स, तो अगर किसी एसेट में दोनों टैंजिबल भी एलिमेंट है और इंटैंजिबल भी हैं जो कि सेपरेबल नहीं है, तो इस केस में हमने देखा कि प्रोफेशनल जजमेंट लगती है कौन सा एलिमेंट प्रीडोमिनेंट है, अभी अभी हमने देखा। और अगर टैंजिबल प्रीडोमिनेंट है तो हम AS 10 को यूज करते हैं। अब कंप्यूटर चिप क्या होता है भाई, होता तो एक टैंजिबल आइटम है लेकिन वो विदाउट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर सकता है। हार्डवेयर जो है वो मेन उसका प्रीडोमिनेंट है और सॉफ्टवेयर उसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी मेन है, हार्ट उसका एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि हार्डवेयर, अब ह्यूमन बॉडी होगी तो हार्ट का काम है ना। ठीक है, तो जैसे इस केस में हार्डवेयर प्रीडोमिनेंट है तो इट इज अप्रोप्रिएट टू ट्रीट द एसेट एज अ फिक्स्ड एसेट। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, ब्लड सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, वो सॉफ्टवेयर है। वो किसी हार्डवेयर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम सब में होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं वो इसी हार्डवेयर का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसके बिना ना ये चल सकता है ना वो, ऐसा नहीं है। सो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी भी कंप्यूटर में उठा के देख लीजिए। ठीक है ना, सो वो आपका इंटेंजिबल एसेट माना जाएगा। नाउ इंटेंजिबल एसेट का जब हम इनिशियल रिकग्निशन मेजरमेंट का बात करते हैं, लेट्स रीड दैट नाउ। वी हैव अंडरस्टूड दैट हम उसको रिकॉग्नाइज तभी करेंगे व्हेन इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग टू कंडीशंस, दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी में आएंगे और कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है वो रिलायबली मेजर हो सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि राजा एडवर्टाइजर्स ने एक पेंटिंग परचेज करी है मिस्टर रवि वर्मा की, जिनके वर्क की एक एक्टिव मार्केट है। ठीक है, 50 lakhs की। एंड पेंटिंग जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में ताकि उनकी इमेज जो है इंप्रूव हो, उनका कोई इंटेंशन नहीं है उसको सेल करने का। तो क्या ये पेंटिंग फिक्स्ड एसेट मानी जाएगी या इंटेंजिबल एसेट? द आंसर इज कि AS 26 में इंटेंजिबल एसेट का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा कि उनका कोई कंटेनर हो सकता है जिसमें वो कंटेन्ड हो और उसको हम इमेटीरियल मानते हैं। इस केस में पेंटिंग इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि जो नॉलेज है या आर्ट है, जो इनकी पेंटिंग थी, उनकी जो नॉलेज और आर्ट है वो आप बेसिकली उस पेंटिंग में देख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपने जो अमाउंट दी है वो बेसिकली पेंटिंग के लिए नहीं दी, उसकी फिजिकल सब्सटेंस के लिए नहीं दी, आपने वो आर्ट के लिए दी है। तो यहाँ पर पेंटिंग जो है आप इंटेंजिबल एसेट मानेंगे। नाउ अनदर एग्जांपल इज, दिस इज रिलेटेड टू जो हमने पढ़ा था स्टाफ की इंटेलेक्ट से रिलेटेड। आपको याद होगा हमने देखा था कि हम स्टाफ के इंक्रीमेंटल नॉलेज को अपना जो है एक इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करना चाहेंगे, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी ना हो तो इट इज इक्वली गुड, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है कि एक एयरलाइन है, उसने ह्यूज ट्रेनिंग एक्सपेंसेस इनकर करी है अपने पायलट्स के लिए उनकी सर्विस की स्टार्ट होने से पहले। इन रिटर्न पायलट्स ने, उनको कहा गया है कि आपको 3 years का बॉन्ड साइन करना है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, उसके बाद आप जॉब स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप 3 साल का बॉन्ड फिल कीजिए, यानी आप 3 साल से पहले नहीं जा सकते। और अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपको एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट हमें रियम्बर्स करके जाना होगा। राइट, और इसकी आपने बैंक गारंटी से सपोर्ट भी लिया, यानी कि अगर आप चल अभी तो आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं दे जाऊंगा, पर कल को ना दो, तो आप पहले से ये गारंटी ले रहे हो उनके बैंक से कि हाँ कल को ये छोड़ के जाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल अमाउंट उनके बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, in the past, the airline has been successful in its claims against the pilot when they have left during the 3 year guaranteed period. तो अगर कोई पायलट ऐसा पीछे गया है तो जो कंपनी है, एयरलाइन है, वो अपने क्लेम्स में सक्सेसफुल रही है उनसे रिकवर करने में। ठीक है, तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये ट्रेनिंग एक्सपेंसेस आप कैपिटलाइज कर सकते हो एज इंटेंजिबल एसेट और शुड इट बी चार्ज टू P&L? दिस क्वेश्चन हैज बीन ड्राफ्टेड वेरी नाइसली, क्योंकि देखिए है ये ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, वैसे तो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस आपके P&L में जाते हैं, बट सवाल ये आ रहा है कि क्या ये इंटेंजिबल एसेट के तरीके से ट्रीट हो सकते हैं? आंसर इज यस। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमने देखा था इंटेंजिबल एसेट हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब वो इंटेंजिबल एसेट डेफिनेशन की क्राइटेरिया को मीट करता है, साथ ही साथ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को भी मीट करता है। दैट मीन्स
प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का जो इनफ्लो है वो एंटिटी के कंट्रोल में होगा, एंड कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है। अब यहां पर लीगली कंट्रोल्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हैं, जैसे हमने बॉन्ड की बात करी। तो एंटिटी ने कंट्रोल कर रखे हैं और प्रोटेक्ट कर रखे हैं वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो उसको मिलेंगे जब वो पायलट अपनी ट्रेनिंग को अपने काम में यूज करेगा। ठीक है। तो बाकी और बाकी तो है ही इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि ये ट्रेनिंग है तो स्किल आपको दे रहे हैं। ठीक है। तो आप एक इंटेंजिबल एसेट के फॉर्म में उनको डिलीवर कर रहे हैं, तो आप इस ट्रेनिंग एक्सपेंस को इंटेंजिबल एसेट के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं और इसको अमोर्टाइज भी कर सकते हैं ओवर द गारंटी पीरियड। ठीक है। नॉर्मल ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर अगर होता तो वो कैपिटलाइज नहीं होता। आई होप आई एम क्लियर। आई एम जस्ट फ्लिपिंग थ्रू द स्क्रीन वंस अगेन, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। Now, if I continue further, let's go with the measurement aspect. तो मेजरमेंट एस्पेक्ट क्या कहता है कि एट व्हाट अमाउंट एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड एट द टाइम ऑफ इनिशियल एक्विजिशन। आपने रिकॉग्नाइज करा, अब उसको किस अमाउंट पे आप कैपिटलाइज करेंगे। तो ये डिपेंडेंट होगा या ये बेस्ड होगा आपने किस तरह की कंसिडरेशन पे करी है। ठीक है। कोई भी इंटेंजिबल एसेट आप किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, या तो पेमेंट ऑफ कैश, या क्रेडिट पे, या आप शेयर्स इशू कर सकते हैं उसके बदले में, या उस एसेट के लिए आप एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरा एसेट, या उसको इंटरनली जनरेट कर सकते हैं जैसे कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल है या कोई ब्रांड है, या फिर एज अ पार्ट ऑफ अमेलगमेशन आप उसे परचेज पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। ठीक है। तो आप या तो एक्वायर करें, खरीदें उसको कैश में, शेयर्स में, या फिर अमेलगमेशन के फॉर्म में जब आप एसेट्स लेते हैं, या फिर एक्सचेंज करें, या फिर इंटरनली उसको जनरेट करें। अब मान लीजिए आपने कैश या क्रेडिट में उसको परचेज करा है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या आएगा, जो उसका बेसिक प्राइस है माइनस टैक्सेस एंड ड्यूटीज। आपको याद होगा हमने इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज के बारे में बात करी थी। इसमें आप जो है माइनस इन सेंस ये आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा जो बेसिक प्राइस में। ठीक है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो आपको रिफंड करने हैं, याद होगा आपको, वो हमने हटाए थे। ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट में ऐड होंगे। फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेज कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस, और कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वो इसमें ऐड होगी। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट में ये सब चीजें ऐड होंगी। रिड्यूस क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स, टैक्सेस जो हमने बोल दिया कि रिफंडेबल वाले वो भी नहीं आएंगे, वो तो आएंगे ही नहीं। एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है। तो जो भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह मिली हैं या ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट मिला है वो आप हटा देंगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट आ जाएगा। ये चीज भी हमने डिस्कस करी थी कि इंटेंजिबल एसेट जब हम एक्वायर करते हैं बाय इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, तो उस केस में हम किस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करते हैं, या तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो आप इशू करते हैं, या फिर इंटेंजिबल एसेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है वो विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच वी हैव ऑलरेडी सीन इज कि अगर आप कोई इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करते हैं इन एक्सचेंज और पार्ट एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, तो आप यूजुअली इस एसेट को रिकॉर्ड करते हैं एफएमवी ऑफ द कंसिडरेशन गिवन। पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि जो आपने कंसिडरेशन दी है उसकी एफएमवी, आपको याद होगा हमने सिक्योरिटीज की भी बात करी थी। एंड सेकेंड इज एफएमवी ऑफ द इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड ओनली व्हेन इट इज क्लियरली एविडेंट। तो ये सेकेंड प्रायोरिटी है कि जो आपने इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करा है उसका एफएमवी कितना था वो भी आप कंसिडर करते हैं, बट वो क्लियरली एविडेंट होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जब कोई इंटेंजिबल एसेट दूसरे एसेट के एक्सचेंज में आता है, तो हम किस वैल्यू पे इस इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई जो हमने कंसिडरेशन दी है, मान लीजिए मैंने 10 लाख का कुछ खरीदा है, ठीक है, और 10 लाख का कुछ दिया है,
तो जो मैंने खरीदा है उसकी जो बेसिकली वैल्यू है तो वही ना जितने की चीज मैंने दी है। तो पहली प्रायोरिटी जो मेरे यहाँ से जाएगा उसकी जो वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू, मान लीजिए 10 लाख के आपके लाइसेंस के बदले में मैंने आपको 10 लाख की बिल्डिंग दी है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग का जो फेयर मार्केट वैल्यू है पहले मैं वो देखूंगी। नहीं तो जो आपने मुझे दिया है एसेट, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो भी आपको दिखे वो क्लियरली एविडेंट होना चाहिए। सो नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप minus any amount received or payment of cash or other consideration will give you the value of intangible asset received, ठीक है। तो बेसिकली अगर 10 लाख की मैंने आपको जो बिल्डिंग है उसका जो नेट बुक वैल्यू है वो मैंने दी है, उसमें मान लीजिए कुछ अमाउंट रिसीव हुई है या अमाउंट पे हुई है, तो आप उसको प्लस माइनस करके फाइनली जो मैंने आपसे एक्वायर करा है उस इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू निकाल सकते। We had also seen this aspect कि intangible asset अगर आप acquire करते हैं amalgamation the nature of purchase में, तो आप AS14 को follow करेंगे। And purchasing company should allocate the purchase consideration to individual identifiable assets and liabilities based on fair values। तो जब भी हम कोई भी अपने assets या liabilities को purchase करते हैं तो purchase consideration को आप individual assets को fair value पे जब आप report करेंगे तो उस हिसाब से आपका allocation जाएगा। Now, here's a question that some intangible assets are not recognized in selling company's balance sheet। तो जो कंपनी सेल कर रही है उसके कुछ इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्ड नहीं किए होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एएस। तो क्या परचेजिंग कंपनी रिकॉग्नाइज कर सकती है जब वो एक्वायर करती है उनसे वो एसेट्स? आंसर इज यस, बट ओनली व्हेन द ट्रांसफरी कंपनी एलोकेट्स द परचेज कंसिडरेशन टू इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेयर वैल्यूज। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप ट्रांसफरी हैं, ठीक है, आपको एसेट्स मिल रहे हैं, आप अगर परचेज कंसिडरेशन को इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एसेट्स और लाइबिलिटीज के थ्रू के ऊपर एलोकेट कर रहे हैं उनकी फेयर वैल्यूज के बेसिस पर ऑन द डेट ऑफ अमेलगमेशन, तो आप कर सकते हैं। अगर आप बुक वैल्यू पे कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसके और डिटेल में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेंगे, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंसेप्ट्स को दिमाग में रखिएगा। Now, can the purchasing company recognize the intangible asset if the cost or fair value cannot be measured reliably? Can you purchase, can you recognize an intangible asset if the cost cannot be measured reliably? How will you do that? So you cannot recognize such intangible asset. Also, if the fair value cannot be measured reliably, you can't do that. Now, can the purchasing company recognize such intangible asset at fair value, which was not recognized in selling company financial statements, or are there any restrictions? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट है, आपने इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करा है, ठीक है, अब उसकी अगर इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट है तो आप उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वैल्यूएशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं है उसकी वैल्यू तो आप एक्टिव मार्केट, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ गुडविल। आपको याद होगा मैं देखा था कि उसमें कैपिटल रिजर्व नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कोई गुडविल नहीं है तो फिर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इफ इन द अमेलगमेशन, बिकॉज इफ द अमेलगमेशन इज द नेचर ऑफ मर्जर, तो उसमें आपके सभी एसेट जो है बुक वैल्यू पे होते हैं और इसलिए कंपनी कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनी एसेट। फाइन, so just flip through this page once again, then I'll go further. Now we'll also understand about internal generation and external generation and certain research and development phase. Okay. अब देखिए यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब हम इंटरनल जनरेशन की बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की, एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल। सो इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है वो आप एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज यूजुअली नहीं करते हैं, क्योंकि ये इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल और सेपरेबल रिसोर्स कंट्रोलेबल बाय द एंटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ गुडविल कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है वो आप एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बिकॉज ये सेपरेबल रिसोर्स नहीं है जो कि एंटिटी कंट्रोल करके बैठी है। और इसका जो कॉस्ट है, क्योंकि गुडविल आपकी कब बनी कैसे बनी यू डोंट नो दैट ना, इट्स अ मैटर ऑफ रिलेशंस, इट्स अ मैटर ऑफ लॉयल्टी एंड सो मेनी अदर थिंग्स, योर ब्रांडिंग, सो मेनी अदर थिंग्स।
So you can't measure it reliably. Same rule is applicable even to internally generated brands, publishing titles, customer list and other similar items. ठीक है, तो ये सारी आइटम जो आप इंटेंजिबल एसेट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि इनका कॉस्ट जो है आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। तो जिस चीज को बनाने का मेरे पास कॉस्ट का क्राइटेरिया ही प्रॉपर नहीं है, तो मैं उसको किस वैल्यू पे शो करूँ, राइट? सिमिलरली, एंड दिस इज बोथ फॉर गुडविल ऑल्सो एंड फॉर ब्रांड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, लिस्ट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे टोयोटा लिमिटेड है, कार्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उसके दो ब्रांड्स हैं, कोरोला और इनोवा। ठीक है, ग्रेट मार्केट है इन ब्रांड्स की, मार्केट वैल्यू 30 करोड़ 20 करोड़ है इनकी। ठीक है, लेकिन जो अकाउंटेंट है वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इन दोनों ब्रांड्स को इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। And the point is, we have to see whether it satisfies the intangible asset definition and the asset recognition criteria. Fine. And what is that asset recognition criteria? Probable future economic benefits and cost should be measured reliably. So, अब brands तो internally generated हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट जो कॉस्ट हैं वो हमें नहीं पता, वो आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बिकॉज द एंटिटी कैन नॉट डिस्टिंग्विश द ब्रांड कॉस्ट incurred from the cost of developing the business as a whole. So you can't say that this much was for the brand and this much was for the business. So आप उनको as intangible asset नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ठीक है, अब यहीं पर आप देखिए कि मान लीजिए इसी कंपनी को मारुति लिमिटेड ने एक्वायर करा है। ठीक है, अमेलगमेशन वाज इन द नेचर ऑफ परचेज, टोटल कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन 100 करोड़ है। एफएमवी जो है आपके आइडेंटिफाइड टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स की 95 करोड़ है। ठीक है, एफएमवी ऑफ आइडेंटिफाइड टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स की टोयोटा में जो आपने एक्वायर करी है उसकी 95 करोड़। ठीक है, टोयोटा वी ऑलरेडी सीन कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स टू ब्रांड्स क्योंकि वो इंटरनली जनरेटेड थे। क्वेश्चन इज, कैन मारुति रिकॉग्नाइज दीज टू ब्रांड्स इन इट्स एफएस? उनका जो एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू है वो 10 करोड़ का है। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या मारुति इसको रिकॉग्नाइज कर सकती है, और कर सकती है तो उसके क्या वैल्यू होगी अगर उन ब्रांड्स की एक्टिव मार्केट नहीं है, और सेकेंड सिचुएशन इज अगर एक्टिव मार्केट है। ठीक है, अब यहाँ पर जवाब देखिए कितना क्लियर लिखा है कि एज पर AS 26 unrecognized intangibles of a selling company can be recognized in the purchasing company books maximum to the extent of goodwill if there is no active market. तो अगर टोयोटा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई तो मारुति उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है, बट टू द एक्सटेंट ऑफ गुडविल, अगर कोई एक्टिव मार्केट नहीं है। इस केस में गुडविल कितना है, 95 और 100 का डिफरेंस 5 करोड़। तो इस पॉइंट तक तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस दिस ब्रांड जो आपके थे जो कि टोयोटा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, वो मारुति रिकॉग्नाइज कर सकती है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 करोड़, बट हाँ जो उनका एफएमवी है उस तक नहीं। ठीक है, अगर उनकी एक्टिव मार्केट है तो आप उसके एफएमवी पे कर सकते हैं 10 करोड़ इज रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आपको लर्न करना है कि कौन सी सिचुएशन में आप कब कर सकते हैं। Other internally generated intangible assets other than goodwill are also there. And sometimes it is difficult to determine whether the internally generated intangible assets qualify the recognition criteria. तो अब आप इसके लिए जो प्रोसेस ऑफ जनरेशन है उनको दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज। इस चीज को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।